हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 का जो साइंस का प्रथम इकाई कसौटी टेस्ट हुआ था, जिसमें चैप्टर 1 और चैप्टर 5 से क्वेश्चन आंसर आए थे 25 मार्क्स के। इसमें टोटल कुल 13 क्वेश्चन थे। तो स्टूडेंट्स, उसी के बारे में यहाँ पे आज मैं उसका जो पूरा सॉल्यूशन जो है वो आपको समझाने वाला हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप सेक्शन ए में अगर आप पहला सवाल यहाँ पे देखेंगे तो पहला सवाल हमें क्या दिया, 25 अंश सेल्सियस को क्या करना है, हमें केल्विन के अंदर बदलना है। तो उस स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, सेल्सियस इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 हमारे पास यहाँ पे केल्विन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो है वो सेल्सियस को क्या करना है, केल्विन में चेंज करना है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना सेल्सियस होगा उस सेल्सियस को क्या करना है आपको 273 केल्विन के अंदर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको ऐड कर देना है। तो इस तरह हम ऐड करें तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 298। इस तरह हमारे पास अगर ऐड करने के बाद 25 अंश सेल्सियस का कितना हुआ, 298 केल्विन हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है वो स्टूडेंट्स मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला सवाल था, यहाँ पे फिनिश होता है। आगे स्टूडेंट्स दूसरा सवाल देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, गणना के आधार पर 298 केल्विन को स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, सेल्सियस के अंदर बदलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा सवाल जो हमको दिया हुआ है। तो अब स्टूडेंट्स क्या करना है, पहले हमने देखा था जब अगर हम सेल्सियस में चेंज करते हैं, ठीक है, केल्विन को, तो हम क्या करते हैं इसमें 273 प्लस करते हैं। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो केल्विन जो होता है वो स्टूडेंट्स हमारे पास मिल जाता है। लेकिन अब हमें क्या करना है, अगर केल्विन ही हमें दिया हो स्टूडेंट्स, क्या दिया हो हमारे पास, अगर केल्विन ही हमको अगर यहाँ पे दिया हुआ है, केल्विन ही मुझको यहाँ पे दिया हुआ है, तब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो सेल्सियस होगा उसको क्या करेंगे, केल्विन से हम माइनस कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो केल्विन जो होगा वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस तरह आप यहाँ पे देखेंगे 298 हमें यहाँ पे केल्विन स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया गया है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि 298 केल्विन माइनस 273 केल्विन होता है, तो दोनों में से हमने स्टूडेंट्स क्या कर दिए, यहाँ पे इसको हमने माइनस कर दिए, यहाँ पे भी इसको हमने माइनस कर दिया। तो दोनों को हमने माइनस किया तो हमारे पास स्टूडेंट्स कितना आ गया, 125 हमारे पास सेल्सियस आ गया। यानी 298 केल्विन को जब हमने सेल्सियस में चेंज किया तो हमने क्या 273 को माइनस कर दिया। इस तरह हमारे पास सेल्सियस कितना है, 125 अंश सेल्सियस हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसी तरह स्टूडेंट दूसरा सवाल दिया हमें, बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। अब स्टूडेंट्स तीसरा सवाल हम यहाँ पे देखेंगे। तीसरा सवाल हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तीसरा सवाल दिया, घनत्व पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं या सही है नहीं, हमको क्या करना, जांच करके बताना है। ठीक है, और घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे में आयतन होता है या नहीं। तो सही है कि घनत्व इज इक्वल क्या होता है, द्रव्यमान बटे में उसका आयतन। अब द्रव्यमान मीन्स क्या, जितना जो चीज़ में लोड रखा होगा वो, आयतन मीन्स क्या, वो कितना बड़ा है, क्या शेप है उसका पूरा, इज इक्वल टू मिला के क्या होता है, घनत्व होता है। अब घनत्व की देखो स्टूडेंट्स, डेफिनेशन भी यहाँ पे हमने लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या होती है, पदार्थ के प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहा जाता है। मतलब पदार्थ जो जितनी जगह घेरता है वो उस सारे उसके वजन, उसके आकार सबको क्या बोलते हैं, उसका घनत्व कहते हैं। आगे स्टूडेंट्स इसी में दिया है, निम्न पदार्थों को घनत्व के बढ़ते हुए क्रम के स्वरूप में क्या करना, हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे बढ़ते हुए क्रम में स्टूडेंट्स लिखना है। तो सही लिखा नहीं है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या आएगा, बढ़ते हुए घनत्व में, तो पहला यहाँ पे आएगा हमारा वायु, उसके बाद क्या आएगा, चिमनी से निकलता हुआ धुआं, फिर उसका चौथा क्या आएगा, जल, और पांचवा क्या आएगा, शहद। इस प्रकार हमने क्या कर दिया, घनत्व के बढ़ते हुए क्रम में हमने इसको लिख दिया। अब स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, डीएनए का पूरा नाम स्टूडेंट्स क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक। यहाँ पे डीएनए का क्या होता है स्टूडेंट्स, पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ये हमारा डीएनए का पूरा नाम होता है। पांचवा सवाल स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, दिए गए विधान सत्य है या असत्य, ये हमें क्या करना है, इसकी हमें जांच करना है, अथवा तो अगर गलत है तो असत्य है तो उसे हमें क्या करना है, सुधार के लिखना है। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है, गोलीय कोष को गोलकी काय को कोष का आत्मघाती थैली कहते हैं। तो क्या है हमारा आंसर स्टूडेंट्स, गलत। क्यों गलत है स्टूडेंट्स, क्योंकि सही उत्तर क्या है कि लाइसोसोम की कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसलिए यहाँ पे क्या दिया है, गोलकी काय के कोष को, तो ये स्टूडेंट्स क्या हो गया, हमारा रॉन्ग हो गया। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, तो सही उत्तर हमने पढ़ लिया, लाइसोसोम की कोशिका को आत्मघाती थैली कहा जाता है। स्टूडेंट्स अब छठा सवाल देखते हैं यहाँ पे, मुझे पहचान कर क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि मैं कौन हूँ।
तो पहला दिया, मैं वनस्पति कोश का सबसे बाहर का आवरण हूं, तो यह क्या है, बाह्य त्वचा अथवा तो कोशिका झिल्ली भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं यहाँ पे। अब पार्ट सेक्शन बी यानी विभाग बी के अंदर हमें यहाँ पे आना है। तो 3 यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें क्या हमें फिगर यहाँ पे जो है वो दिया गया है। तो पहला फिगर ये रहा, दूसरा फिगर ये, तीसरा फिगर ये। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे पार्टिकल्स वगैरह जो है, मतलब पदार्थ के जो भी कण है, जितने पास पास होंगे यानी क्या होगा, वो पदार्थ के कण के बीच का आकर्षण क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो उसे ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब जिसमें थोड़े पदार्थ के जो कण होंगे, पार्टिकल्स जो होंगे थोड़ा दूर दूर होंगे, यानी क्या, उन पदार्थ के कण के बीच आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे पदार्थ जो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, द्रव्य। अब जिसमें पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होंगे, इसका मतलब क्या, उसके अंदर आकर्षण बहुत बहुत कम होगा, इसलिए वो क्या कहलाएगा, गैस कहलाएगा। अब बारी बारी से पढ़ते हैं। ठोस अपना आकार बनाए रखते हैं। जैसे आपने बेंचेस ले लिया, कोई भी चीज मतलब हार्ड चीज ले लो, तो ठोस जो होगा वो अपना आकार क्या होते हैं, बनाए रखते हैं। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट देखते हैं, ठोस के कणों के बीच अधिक आकर्षण होता है। इसलिए देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहला कि ठोस के जो कण हैं, बीच में आपको जो पॉइंट पॉइंट डॉट डॉट दिख रहे हैं, उसमें देखो पास पास है ना, इसलिए वो कह रहा है कि उसमें आकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए वो पास पास होते हैं। इसका आकार तो आपने शेप दिखा होगा, शेप आकार जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। और इसका आयतन भी क्या होता है स्टूडेंट्स, निश्चित होता है। आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, ठोस के निश्चित होते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं यहाँ पे द्रव का, देख लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो द्रव यहाँ पे दिया है पहला पॉइंट, जिस पात्र में होते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेते हैं। जैसे स्टूडेंट्स द्रव मीन्स क्या, पानी क्या होता है, लिक्विड यानी द्रव होता है। अब पानी को मैंने डोल में भरा, तो वो डोल जिस आकार की होगी उसका वो क्या कर लेगी, शेप ले लेगी। अगर आप पानी को फेंक दोगे बाहर, तो वो पानी क्या हो जाएगा, पूरा फैल जाएगा, चला जाएगा कहीं पे भी, ठीक है, मिट्टी के अंदर चला जाएगा। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट देखते हैं, द्रव के कणों के बीच ठोस से कम तथा गैस के कणों से अधिक आकर्षण होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप फिगर देख रहे होंगे द्रव का। तो द्रव के जो कण होते हैं वो ठोस से क्या होते हैं, कम आकर्षण, इससे कम आकर्षण होता है। और जबकि इससे क्या होता है, अधिक आकर्षण स्टूडेंट्स किसके अंदर यहाँ पे होता है, तो हमारे जो द्रव के अंदर आकर्षण जो होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, ज्यादा होता है। किसकी तुलना में, यहाँ पे द्रव के अंदर आकर्षण बल ज्यादा होता है, गैस की तुलना में इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। आगे स्टूडेंट चलते देखते हैं। इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है। स्टूडेंट्स हमने पहले ही पता कि द्रव है, द्रव को हम जिस आकार में डालेंगे उसमें क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा, इसलिए इसका आकार क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। और इसका आयतन स्टूडेंट्स क्या होगा, निश्चित होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी हमने किसी और में डाल दिया तो वो 1 लीटर पानी ही रहेगा, इसलिए इसका आयतन क्या हो जाएगा, निश्चित रहेगा। लेकिन आकार क्या होगा, वो निश्चित नहीं होगा। वो निश्चित कैसा होता है, उसकी शेप के ऊपर डिपेंड करता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट तीसरा यहाँ पे दिया है, गैस के पात्र के अनुसार आकार बनाए रखता है। तो गैस जो होता है वो क्या होता है, उसके पात्र के अनुसार उसका आकार जो होता है वो बनाए रखता है। मतलब इसका भी कह सकते हो आकार जो वो निश्चित नहीं होगा, वो उसके शेप पे डिपेंड करता है। गैस के कणों के बीच आकर्षण जो होता है वो ठोस और द्रव्य की तुलना में स्टूडेंट्स क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इसीलिए गैस के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक दूर दूर होते हैं। और इसका आकार भी स्टूडेंट्स कैसा होता है, अनिश्चित होता है। लेकिन उसका जो आयतन जो होगा वो स्टूडेंट्स क्या होगा, निश्चित होता है। जैसे हम गैस सिलेंडर में गैस भरते हैं, ठीक है, अब उसी सिलेंडर को अगर किसी आप पाइप में भरते तो वो क्या हो जाएगा, पूरा जो गैस होगी वो पाइप में भर जाएगी, तो उसका आकार चेंज हो जाएगा, इसलिए उसका आकार क्या होगा, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ पे स्टूडेंट दिया हुआ है, हमें दिया कि वैज्ञानिक कारण हमें देना हो यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं पहला, कणाव सूत्र को कोश का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं, कारण देना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला सवाल हमने देख लिया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो कणाव सूत्र जो होता है वो जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रिया को करने के लिए जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उससे हम एटीपी कहते हैं। मतलब एटीपी कह सकते हो एक तरह का बैटरी जैसा स्टोरेज होता है, जो कोशिका की क्या होती है, ऊर्जा होती है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन क्रिया के द्वारा एटीपी का संश्लेषण होता है। इस कारण कणाव सूत्र को कोश का पावर हाउस कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स अभी मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे आपको एनर्जी की जरूरत होती है, आप पावर से ले लेंगे। लेकिन अगर आपके पास पावर नहीं है तो हम बैटरी से यूज कर सकते हैं वहां पे। तो एक तरह का ये क्या कर सकते हैं, कणाव सूत्र जो होता है वो बैटरी जैसा होता है। जब कोशिकीय श्वसन होता है, जब वहां पे ऊर्जा की होती है जरूरत, तो वो क्या करता है, एटीपी का संश्लेषण करता है। मतलब वहां से एनर्जी को क्या करता है, वो लेता है कोशिकीय कोश। इसलिए कणाव सूत्र को क्या कहते हैं हम, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यही रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे दिया गया है कि
दिए गए आकृति में से किस प्रकार का कोश का यहाँ पे विभाजन दिया गया है और वो किस प्रकार के कोशों के अंदर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक कोश दिया, एक कोश में से दो कोश यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, तो इस तरह के विभाजन को द्विकोश विभाजन कहा जाता है। इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे नंबर 1 द्विकोश विभाजन दर्शाया गया है। और ये जो विभाजन जो होता है ये किस कोश में देखने को मिलता है, तो जंतु कोश के अंदर ये विभाजन जो इस तरह का विभाजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें यहाँ पे दिया हुआ है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले पदार्थ के गुणधर्म यहाँ पे हमको देने हैं, अथवा यहाँ पे 3 लक्षण दिए, आप कितने ही बता सकते हो स्टूडेंट्स। तो पहला यहाँ पे द्रव अवस्था के पदार्थ के निम्नलिखित गुणधर्म अथवा तो लाक्षणिकताएं होती हैं, ठीक है, लक्षण भी कह सकते हो। तो पहला, द्रव आकार निश्चित आकार का होता है, इस कारण जिस बर्तन में भरा जाता है उसका आकार जो होता है वो ग्रहण कर लेता है। द्रव्य पदार्थ का आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, जबकि आकार जो होता है वो निश्चित होता नहीं है। द्रव्य पदार्थ तरल होते हैं, मतलब द्रव होते हैं, तथा इनका विस्तरण करते हैं, मतलब फैल जाता है। ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव में विस्तरण की दर अधिक होती है, मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो द्रव पदार्थ के जो कण जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, मतलब आकर्षण पर थोड़ा इसके अंदर क्या होता है, कम होता है। और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो भी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पे, मतलब फैल जाते हैं, मतलब द्रव के अंदर विस्तरण होता है, ठीक है वो। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है, वनस्पति कोश के नाम निर्देशित आकृति को क्या करना है, बना देना आपको, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोल्जी काय के सूक्ष्म रचना भी कि कुल कितने 3 घटक होते हैं, जिसमें पहला चपटी थैली, ठीक है, दूसरा यहाँ पे दिया है सिस्टर्नी, और उसके बाद सूक्ष्म नलिका, और तीसरा हमारे पास दिया बड़ी राजधानी, ठीक है, ये 3 इसके होते हैं। तो आपको इसी तरह क्या करना है, यहाँ पे फिगर जो है वो सेम इस तरह का पादप कोशिका का फिगर जो है वो आपको बना लेना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे यहाँ पे जो गोल गोल छोटा छोटा दिख रहे हैं गोल यहाँ पे इस साइड में, ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा क्या होता है, लाइसोसोम यहाँ पे होता है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, मतलब जो क्या होगा एकदम सरफेस उसका क्लीन ना हो सकता, तो उसे हम क्या बोलेंगे, खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। और जो एकदम साफ एकदम चिकनी उसे हम क्या बोलेंगे, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, उसे हम स्टूडेंट्स यहाँ पे कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया, अब ये जो आप बड़े बड़े देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम बोलते हैं हरिक्लवक, और जो यहाँ पे कोश का जो केंद्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, केंद्रक कहते हैं। और दूसरा यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, गोल्जी उपकरण हो गया। और इसके जो बाहर यहाँ पे ये जो है पॉइंट, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, केंद्रीय झिल्ली। और उसके बाद यहाँ पे जो बाहर का बॉर्डर ये जो हो गया हमारा प्लाज्मा झिल्ली। और सबसे जो बाहर का भाग होगा उसे हम बोलेंगे बाह्य कोशिका, और उसके जो अंदर की जो भाग होगा उसे हम बोलेंगे कोशिका भित्ति। और उसके अंदर जो आपको गोल गोल यहाँ पे जो ये जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसे हम कहते हैं माइटोकाइड्रियन कहा जाता है। उसके बाद आगे दिए यहाँ पे राइबोसोम। अब जिस तरह यहाँ पे लाइसोसोम होता है उसी तरह स्टूडेंट्स क्या होता है, राइबोसोम होता है। फर्क कितना होता है, राइबोसोम जो होगा वो बड़ा छोटा होगा, और जबकि लाइसोसोम जो होगा वो गोल आकार का थोड़ा आपको बड़ा देखने मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसी तरह देखो यहाँ पे हरित लवक हमने देखा ही था, उसी तरह यहाँ पे भी हरित लवक है। उसके बाद अंदर जो उसके अंदर द्रव्य जो होते हैं उसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य कहा जाता है, जो उसके अंदर होते हैं वो। तो इस तरह की फिगर भी आप स्टूडेंट्स आपको समझ के क्या करना है, अच्छे से ड्रॉ कर लेना, और उसके जो नाम है ये सारे नाम को क्या करना है स्टूडेंट्स आपको लर्न कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हमें यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स, निम्न भागों में आदि कोश केंद्रीय कोश और सुकोश केंद्रीय कोश का अंतर यहाँ पे दिया गया, और जो खाली जगह वो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है यहाँ पे पूरा करना है। तो पहला यहाँ पे दिया सामान्यतः आकार छोटा 1 से लेकर 10, यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोमीटर जितना होता है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर जितना होता है। उसी तरह यहाँ पे इसका आकार क्या होगा, 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर जितना होता है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ मीटर होता है। यहाँ पे इस तरह पहला हमारा पूरा हो गया। दूसरा पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, कोश केंद्रीय प्रदेश, ये इसमें क्या होता है, क्रोमेटिन पदार्थ और केंद्र काय के रूप में जाना जाता है, जबकि यहाँ पे कोशिकीय केंद्र प्रदेश सुस्पष्ट और कोश केंद्र पटल द्वारा अवतरित के चारों ओर से घिरा होता है। इस तरह नंबर 2 भी हमारा फिनिश होता है। अब इसमें तीसरा जो होता है यहाँ पे रंगसूत्र क्या होता है, एक रंगसूत्र होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे रंगसूत्र जो होते हैं वो सुक्रोज केंद्रीय कोश के अंदर एक से अधिक होते हैं। चौथा पॉइंट, इसमें पटलीय अंगिकाओं की यहाँ पे क्या होती है, उपस्थिति होती है, जबकि इसके अंदर पटलीय अंगिकाओं की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे जो पूरे सवाल जो है वो फिनिश हो गए, खाली एक सवाल बाकी है, नेक्स्ट सवाल हम देख लेते हैं, आखिरी हमारा क्वेश्चन।
तो 13वां सवाल हमें स्टूडेंट्स क्या दिया है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो हमें यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स बता देना है। तो सबसे पहले लिख दोगे वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। तो पहला, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर भी क्या होता है, वाष्पीकरण पर प्रभाव पड़ता है। तो वाष्पीकरण एक क्या है, सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की क्रिया दर जो होती है वो स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, यहाँ पे स्टूडेंट्स वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे हम देख लेते हैं। आगे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कपड़े सुखाने के लिए उन्हें हम फैला देते हैं। तो जैसे फैला देंगे तो उस तरह क्या होगा, पानी जल्दी क्या होगा, वाष्प बन के धूप से उड़ जाता है, धूप के कारण उड़ जाता है। दूसरा नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ तापमान में वृद्धि। अब तापमान में यहाँ पे वृद्धि, तापमान बढ़ने पर कणों को अधिक गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वो क्या होते हैं, वाष्पीकृत होते हैं। अब स्टूडेंट जैसे मान लीजिए हम जैसे वॉशिंग मशीन में है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको ग्राइंडर उसमें मतलब चला देते हैं तो उससे क्या होता है, पानी गिर जाता है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा अभी हीटर के पास अगर रखेंगे हम कपड़े का तो वो क्या होगा, जल्दी मतलब उसका तापमान क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा और उसका क्या होगा, मतलब भाप बन के पानी जो होगा वो उड़ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा वाष्पीकृत होते हैं। अब स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं, यहाँ पे तीसरा पॉइंट दिया है आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में निश्चित जल वाष्प होते हैं। जब वायु में जल वाष्प के कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर जो होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे घट जाती है। जैसे हवा स्टूडेंट्स अगर चल रही है, अगर हवा के अंदर ही जल थोड़ा मतलब वाष्प के रूप में है तो वहाँ पे उसके कणों की मात्रा से सिर्फ क्या हो गया, अत्यधिक वहाँ पे हो गई। इससे वाष्पीकरण की दर क्या होती है स्टूडेंट्स, घट जाती। जैसे ये ऐसा समय कब देखने मिलेगा, तो हमें ठंडी के दिनों में स्टूडेंट्स आप देखेंगे जो हवा जो होती है वो ठंडी ठंडी चलती है, इसलिए हमारे कपड़े जो होते हैं वो जल्दी सूखते नहीं है। वो क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे वाष्पीकरण की जो दर जो होती है वो ठंडी के समय क्या होती है, उसकी दर जो होती है वो घट जाती है। क्यों, क्योंकि जो हवा चलती है उसके अंदर क्या होती है, नमी की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है। इस वजह से वाष्पीकरण की दर जो होती है वो स्टूडेंट्स हमारी क्या होती है, घट जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे का पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पे, वायु की गति में वृद्धि। अब वायु की गति में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। वायु के तेज होने के कारण जल वाष्प के कण के साथ उड़ जाते हैं। जैसे आपने कपड़े सुखाते हैं हम लोग तो देखते हैं ना, बहुत तेज हवा आती, जल्दी हमारे कपड़े सूख जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि जब वायु की गति तेज होती है तो हमारा जो कपड़े के जो पानी जो होते हैं वो कहते हैं, जल के जो वाष्प के कण जो होते हैं वायु के साथ वो भी क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, जिससे आसपास में जल वाष्प की मात्रा घट जाती है। इसी कारण तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो यही रीजन था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 4 पॉइंट यहाँ पे देख लिए। तो कौन कौन से, पहला पॉइंट हमने देखा यहाँ पे स्टूडेंट्स कि जल सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर, जैसे कपड़े अगर फैला दोगे पूरा तो जल्दी कपड़े हमारे सूख जाएंगे। दूसरा, तापमान में वृद्धि, अगर तापमान में अगर टेम्परेचर बढ़ गया मतलब ज़्यादा धूप हो गई, ठीक है, जैसे ज़्यादा धूप पड़ेगी इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली कपड़े में क्या होगा, कपड़े जो होंगे वो जल्दी सूख जाएंगे। तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिया आर्द्रता में कमी। जैसे कोई ठंडी हवा स्टूडेंट्स अगर चल रही है, ठीक है, तो उसके अंदर जो वाष्प की जो नमी जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो इससे क्या होंगे, हमारे जो कपड़े जो होंगे सूखने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर धूप बहुत तेज है तो हमारी जो हवा जो एकदम तेजी से चलेगी तो वो क्या होगा, जल्दी कपड़े सूख जाएंगे। चौथा पॉइंट हमें स्टूडेंट दिया है वायु की गति में वृद्धि। हमने सेम पढ़ा, अगर जितनी तेज हवा चलेगी उतना ही क्या होगा, जो पानी के जो कण होंगे वो क्या होंगे, हवा के साथ उड़ जाएंगे। इस तरह क्या होता है, ये 4 कारक हमने पढ़ लिए जो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 4 कारक हैं। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है तो जरूर करें और ना भूलें करना।